प्रणाम। मैं वैद्यरत्न सुरेंद्र शर्मा। सज्जनों, कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि आप वीडियो जब तक डालते हो, रेगुलर नहीं डालते। मैं वीडियो कम बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो बनाना और अपलोड करना ये मेरा व्यवसाय नहीं है। मैं ऑथर हूँ। मेरा अधिक समय ज्योतिष की बुक्स लिखने पर जाता है। जब समय मिला वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। इसलिए जितना हो सकता है उतना करता हूँ। क्षमा चाहूँगा यदि लोगों को ऐसा लगा कि मैं कम वीडियो डालता हूँ। कारण मैंने स्पष्ट किया। आज के पाठ का विषय पिछले पाठों की अपेक्षा आगे है। नई सीरीज का प्रारंभ है। अब तक वृष लग्न की कुंडली में वर्णन था। आज से मिथुन लग्न की कुंडली में हम नई सीरीज में आगे बढ़ेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का प्रथम भाव में फल आज के पाठ का विषय है। सूर्य मिथुन लग्न में, ये जन सामान्य की कुंडली को अगर हम लें तो किसी भी अंश में हो सकता है। 0 से आगे 30 अंश तक कहीं भी हो सकता है, परंतु हमने अनुमान के आधार पर अध्ययन करना है, इसलिए हम इसे 0 से 30 के बीच कहीं भी ले सकते हैं। 5 डिग्री भी ले सकते हैं, 1 डिग्री भी ले सकते हैं, 26 डिग्री भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक फल को वर्णित करना है, इसलिए हम इसको अनुमान से एक ही अंश में लेंगे। अन्यथा हम चाहें तो 3 सीरीज में भी ले सकते हैं, परंतु उसका वर्णन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। लिहाजा हम अनुमान से 10 से 20 के अंदर ले लेते हैं। सूर्य का यहाँ पर ले लेता हूँ 17 अंश, 17 अंश में ले लेता हूँ। अब देखिए, सूर्य मिथुन राशि में 17 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा? मिथुन राशि में 17 अंश में ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र है, अतः ये यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। उत्तम ग्रह नहीं है राहु, इसलिए यहाँ आर्द्रा नक्षत्र सूर्य को पीड़ित करता है। जन सामान्य को ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लग्न के उदित होते समय या उस जो भी ग्रह वहाँ है, उस ग्रह की उपस्थिति जिस नक्षत्र में है उनमें से किसी में भी यदि राहु आ जाता है तो ये मान करके चलिए कि इस व्यक्ति का जन्म 50% जीवन काल रोने में गुजरेगा। इसका अभिप्राय यह है कि उसे बहुत कष्ट झेलने होंगे किसी भी रूप में। या तो हम माने यहाँ मिथुन लग्न उदित हो, आर्द्रा नक्षत्र में उदित हो, या फिर यहाँ जो ग्रह है वो आर्द्रा नक्षत्र में आ जाए। इस प्रकार से लग्न पे आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आ जाता है, और आर्द्रा नक्षत्र लग्न में हमेशा कष्टकारी है, भारी कष्टकारी है। यहाँ ये सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है, इसलिए पीड़ित है। पापी के नक्षत्र में सूर्य यहाँ पीड़ित है, कलंकित है, छायाग्रस्त है। ये सूर्य यहाँ लग्न में बैठ करके प्राणों को कष्ट देगा, व्यक्ति को इस प्रकार के कष्ट देगा कि वो आराम से सो ना सके, बीमारी दे देगा, रोजगार में ऐसे संकट दे देगा जिससे व्यक्ति की नींद भंग हो जाए, आसानी से उसकी जीविका न चल पाए। इस प्रकार कष्ट सूर्य यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में होकर के दे देगा। यद्यपि सूर्य बली है और अपने मित्र की राशि में है, बुध की राशि है मिथुन, और बुध सूर्य का मित्र है,
अतः जन सामान्य के अनुसार तो ये फल उत्तम देगा, परंतु आर्द्रा नक्षत्र में होते ही फल प्रतिकूल हो जाएंगे। बीमारी देगा, कष्ट देगा, उन्नति को रोक देगा और भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं देगा। लग्न में पीड़ित सूर्य हमेशा आँखों के लिए हानिकारक होता है, मस्तिष्क के लिए हानिकारक होता है, तनाव देता है, रोजगार में अड़चने डालता है। अब यही यदि हम इस सूर्य को यहाँ से इसकी दृष्टि देखें, इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ती है। सूर्य सप्तम भाव पर जब भी अपनी दृष्टि डालता है और यहाँ तो पीड़ित होकर डाल रहा है, वो वैवाहिक सुखों को नष्ट करता है, अर्थात अपने व्यक्ति के जीवन साथी से उसके क्लेश कराता है, विवाद कराता है, मुकदमेबाजी भी करा देता है, विग्रह भी करा देता है। अर्थात जीवन साथी के साथ उत्तम स्थिति नहीं रहती, विवाद जन्म लेते हैं। यद्यपि कोई जाति विशेष ना हो, क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जहां आसानी से विवाह होता नहीं, हो जाए तो टूटता नहीं। उनमें भी यदि कोई जाति है उनमें से भी, फिर भी इस जोड़े के आपस में विवाद तो होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य अपना रंग न दिखाए, अपना प्रभाव ना दिखाए तो फिर वो ग्रह ही महत्वहीन हो जाता है। क्योंकि यहाँ सूर्य का तो गुण है, कलंकित होकर के जब सप्तम भाव में देखेगा तो चाहे ये स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की, जीवन साथी से क्लेश तो कराएगा। भले विग्रह ना हो लेकिन विवाद तो होंगे आपसी, भले ही आपसी वाणी विवाद होगा। अब यही सूर्य जब दूसरे भाव में चला जाएगा देखिए तब इसके कैसे फल होंगे। यहाँ भी अनुमान से इसके हम अंश अंकित कर लेते हैं। यहाँ कल्पना करिए 0 से 10 अंश में हम ले लेते हैं इसको 3 अंश। अब ये 3 अंश में सूर्य यहाँ कर्क राशि में है। कर्क राशि में सूर्य 3 अंश में देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा। 3 अंश में ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, उत्तम ग्रह है और उत्तम ग्रह का नक्षत्र है, उत्तम नक्षत्र है और सूर्य का मित्र होता है बृहस्पति जिसका नक्षत्र है। अतः यहाँ सूर्य अपने उत्तम फलों को लिए हुए है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है। यहाँ सूर्य बहुत कुछ देगा, धन देगा, परिवार में सुख देगा, आय वृद्धि करेगा, परंतु इस शिक्षा में रुकावट डालेगा। कारण कि तृतीय होकर के यहाँ है और तृतीय भाव मारक होता है, इसलिए शिक्षा में तो रुकावट डालेगा। परिवार में बहुत कुछ वृद्धि देगा लेकिन परिवार में झगड़े भी कराएगा, क्योंकि तृतीय का प्रभाव परिवार पर भी पड़ेगा। इस व्यक्ति की वाणी कठोर हो जाएगी। यद्यपि शिक्षा में प्रतिभावान तो होगा, भले रुकावट आए, लेकिन जितनी शिक्षा इसे मिलेगी, जिस कक्षा में भी मिलेगी वहाँ प्रतिभावान होगा। रुकावट आने का कोई भी कारण बन जाया करता है, व्यक्ति बीमार हो जाए, चोट लग जाए आदि आदि, इन कारणों से भी रुकावट आ जाया करती है। परंतु ये व्यक्ति प्रतिभावान होगा, उत्तम राशि में है, अपने मित्र की राशि में, उत्तम नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में। अतः यहाँ सूर्य इस स्थिति में बहुत सुखकारी है। बीमारी तो देगा, आँख में बीमारी देगा। क्यों? क्योंकि तो मारक हो करके दाईं आँख पर बैठा है, आँख के रोग तो देगा। ऐसा सूर्य आँख में कभी कभी जिसे कहते हैं ना फूला,
देसी भाषा में ऐसा भी हो जाया करता है, आँख में रोशनी कम होकर के आँख में धुंधलापन आ जाया करता है। इस प्रकार की फल यहाँ सूर्य इस भाव में देगा। अब यही सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालता है। अष्टम भाव में इसके शत्रु शनि की मकर राशि है। शत्रु के भाव में सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा, आयु को क्षत तो नहीं करेगा, बीमारियां देगा। क्यों? क्योंकि क्रूर ग्रह आयु के भाव में दृष्टिकारक है और ये शत्रु का भाव है। इस समय मकर राशि वहाँ पर है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है जो सूर्य का शत्रु है, इसलिए बीमारी देगा, अस्त व्यस्त करेगा, व्यक्ति इधर उधर घूमेगा, अनायास खर्चा करेगा, यात्राएं करेगा, इधर उधर अस्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव इस प्रकार का है जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क कुछ विशिष्ट कर्मों को करने के लिए एक्टिव रहता है। उसके फल सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परंतु खोजी टाइप का भाव ये है, इसलिए वो व्यक्ति नकारात्मक कर्मों के लिए ही इधर से उधर घूमेगा, खोजी स्थिति यहाँ नहीं बनती। यही सूर्य जब तृतीय भाव में चला जाएगा तृतीय भाव में उसको तीसरी श्रेणी में से ले लेते हैं। यहाँ ये 29.5 डिग्री में हमने लिया, वृद्ध हो चुका है पूरी तरह। अब देखिए सिंह राशि में सूर्य 29.5 डिग्री में किस नक्षत्र में पड़ेगा? सिंह राशि में 29.5 में उत्तरा फाल्गुनी में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 26 अंश 40 कला तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और तदुपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है 30 अंश तक। तो यहाँ ये सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा। तीन स्थितियां हैं। पहले सूर्य यहाँ वृद्धतम स्थिति में है, वृद्ध नहीं वृद्धतम स्थिति में है। दूसरे स्वराशि में है, तीसरे अपने ही नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य स्वयं होता है। सूर्य अपनी राशि में है, अपने नक्षत्र में है, परंतु वृद्धतम स्थिति में है। अब देखिए जटिल बात आ जाती है। जन सामान्य कहेगा कि यह बहुत उत्तम फल देगा, परंतु वृद्धतम है। फिर इसके नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा? जब ये स्वयं के नक्षत्र में है तो उसका क्या बल मिलेगा? इसको बल मिलेगा, अपने नक्षत्र में होकर के शुभता बढ़ जाएगी सूर्य के प्रति। स्वराशि में है इसलिए यहाँ भी बली हो जाएगा। जितना यहाँ से क्षत हो रहा था उसका कुछ बल इसे अपने नक्षत्र से मिलेगा, कुछ बल इसे अपनी राशि से मिलेगा। इसलिए ये मानकर चलिए अनुमान से जैसे ये 29.5 में ना हो करके 26 डिग्री में हो, ऐसा फल देगा। वृद्धतम है लेकिन दो उत्तम स्थितियों के कारण होने के ये यहाँ अच्छा फल देने की स्थिति में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको सहायता मिली है, इधर से भी मिली है और उधर से भी मिली है। सहायता मिली है, सहायता मिली है तो वृद्ध को भी धिक्कार के आगे खड़ा किया जा सकता है, वो वाली स्थिति है। यहाँ ये कर्म करने की स्थिति में है, भले ही वृद्ध है। अतः ऐसा सूर्य यहाँ मध्यम पराक्रम देगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी तो नहीं होगा,
लेकिन डरपोक भी नहीं होगा। भले ही यहाँ तृतीय भाव में वृद्ध ग्रह हो, तृतीय सो करके, इसलिए व्यक्ति कमज़ोर होते हुए भी अपने कर्मों को करने का साहस जुटाएगा, धैर्यवान भी होगा, मध्यम साहसी होगा, प्रेरणादायक भी होगा, चतुर भी होगा। क्योंकि दाएं हाथ पर बैठा हुआ है तो वो दाएं हाथ का अभिप्राय है कि वो कर्म करने का प्रयास करेगा। ऐसा सूर्य यहाँ पर है। परंतु सूर्य स्वराशि में होकर के, स्व नक्षत्र में होकर के यहाँ पित्त वृद्धि का कारक बन जाता है, और पित्त वृद्धि यहाँ कान के आसपास बनती है, जिससे कान के आसपास जब भी पित्त वृद्धि हो जाती है, देखा होगा प्राय लोग कहते हैं कान लाल हो गया, दाईं तरफ या बाईं तरफ का कान लाल हो रहा है। वो कान लाल का अभिप्राय होता है कान में पित्त वृद्धि हो गई, और पित्त वृद्धि से ईचिंग जैसी, स्वेलिंग जैसे चींटी काट लेती, इस प्रकार की स्थितियां जन्म लेती हैं, और उनका कोई ना कोई बीमारी होती है। वो बीमारी तो चिकित्सक बताएं कौन सी होती है, परंतु इस प्रकार की स्थिति बनती है। दाएं कान की में चोट भी लगेगी ऐसी स्थिति में। कान जिसे कहते हैं कान बहना शुरू हो जाना, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य इस प्रकार के कर्म तो करता है। अब यही सूर्य जब यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखता है, वहाँ इसके शत्रु शनि की राशि है, अतः इस समय वो नवम भाव शनि का है। अपने शत्रु के भाव को जब ये देखता है तो नवम से प्राप्त होने वाले सुखों को नष्ट करेगा। सूर्य कभी भी नवम भाव को देखता हो या वहाँ बैठा हो, उत्तम फल नहीं देता। नहीं, और चाहे वहाँ बैठ जाए, चाहे स्वराशि में ही बैठ जाए, चाहे किसी मित्र की राशि में बैठ जाए और शत्रु की राशि में बैठ जाए या दृष्टिपात करे, और भी हानिकारक हो जाता है। क्योंकि सूर्य का नवम भाव में उत्तम फल नहीं कहा गया है। अपनी राशि में होगा तो कुछ गुणों को प्रोटेक्ट करेगा, नवम के कुछ गुणों को प्रोटेक्ट करेगा, परंतु स्वराशि में ना होकर के अन्य किसी भी राशि में हो या वहाँ किसी अन्य राशि के स्थिति के भाव में दृष्टिपात करता हो, तो ये यहाँ पिता का कारक है। इस टाइम पिता के भाव को देख रहा है, पिता की आयु को प्रोटेक्ट करने का तो काम करेगा। परंतु धर्म कर्म में लगने वाले मन को अव्यवस्थित करेगा, क्योंकि इस समय कुंभ राशि है वहाँ, जिसका स्वामी शनि होता है। ऐसी स्थिति में दृष्टिपात करने वाला सूर्य वहाँ धर्म विमुख हो जाता है। व्यक्ति नित्य प्रति पूजा का पाठ करने वाला नहीं रहता। पूजा पाठ करता है लेकिन बिना मन के करता है, कभी कर लिया कभी नहीं किया। और ऐसा सूर्य चोट भी लगवाता है उस क्षेत्र में। नवम भाव भाग्य का है, इसलिए इस प्रकार का सूर्य, वृद्ध सूर्य जब वहाँ देखेगा शत्रु के भाव में, भाग्य को क्षत करेगा। आसानी से भाग वृद्धि नहीं होगी, अर्थात भाग्य से जो प्राप्तियां होनी हैं वो बहुत देर में होंगी, बहुत संकटों के बाद होंगी। अच्छी स्थिति का सूर्य ये ऐसा नहीं कहा जाता। इस प्रकार के फल यहाँ प्रथम भाव से तृतीय भाव तक मिलेंगे। अब आज का अभिप्राय हमने लिया तो चतुर्थ भाव तक था, परंतु समय अभाव के कारण ये तृतीय भाव तक ही पूरा हो पाया। चतुर्थ भाव को हम अगले पाठ में लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसका उपाय क्या बने। सूर्य का मुख्य उपाय है सूर्य को जल दें, प्रतिदिन सूर्य का मंत्र बोलते हुए उसको जल दें। जल में कुछ दूध मिला लें, कुछ चावल मिला लें और नित्य प्रति सूर्य का मंत्र बोलते हुए जल दें। ओम ह्रांग ह्रीं हूं से सूर्याय नमः। यदि कोई इसे ना पढ़ सकता हो तो सीधा
ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार जल दे। प्रयास करे व्यक्ति जब भी उसे समय मिले सूर्य की रोशनी में, सूर्य के सम्मुख बैठ कर के सुबह सूर्य उदय होते समय सूर्य की आराधना करे। आराधना के भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न फल हैं और आराधना के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जाति प्रजाति देश काल पात्र के अनुसार अपने अपने जिस भी तरीके से सूर्य की उपासना बनती हो उसी विधि से सूर्य की उपासना करें। प्रणाम।